अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त हम एक इंफॉर्मेशन वर्ल्ड ऑर्डर में थ्राइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसको एक वेपन के तौर पर भी डिफरेंट ममालिक रोग एलिमेंट्स और प्रॉक्सीज जो है वो यूज़ कर रही हैं। कुछ जो है ऐसे अनासर जो कि इंतशार पसंद हैं, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा हथकंडा, बहुत बड़ा हथियार इस वक्त जो है वो फेक न्यूज़ की फॉर्म में है। तो ये फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है, और ये डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, माल इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। जो कि आप देखते हैं कैसे द इकोनॉमिस्ट की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है 2024 उसके आन मुताबिक जो है इस वक्त तो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया के लिए एक संगीन तरीन ख़तरा बन चुकी है। तो ऐसे में जब पाकिस्तान ने इसकी रेगुलेशन के ऊपर काम शुरू किया और उसके ऊपर जो है ऐसी कवानीन साजी की ताकि पाकिस्तान की जो नेशनल इंटेग्रिटी है, सॉवरेंटी है, पाकिस्तान की जमहूरियत है, ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल प्रोफाइल है, उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन के ज़रिए से, फेक न्यूज़ के ज़रिए से खिलवाड़ ना कर सके, तो एक हम देखते हैं कि बड़ा एक वावेला मचाया जा रहा है। तो क्या वजह है कि जो ये फेक न्यूज़ को काउंटर करने के वक्त इतनी मज़ामत का रियासत पाकिस्तान को सामना क्यों है? क्या वाकई में जो पीका तरमीमी एक्ट 2025 जो कि फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए जो है वो पास किया गया है, क्या वाकई में इस पर एतराज़ करना बनता है? एक ऐसे बहुत ही ट्रिकी एनवायरनमेंट के अंदर जब हम देखते हैं कि फेक न्यूज़ से ना तो किसी सहाफ़ी की जो है इज़्ज़त महफूज है, ना किसी सियासतदान की, ना किसी रियासती इदारे की, इवन आम शहरी जो है उनके पास कोई चारा नहीं, कोई वो सफ़र कर रहे हैं। अगर किसी की भी इज़्ज़त उछालनी हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन देंगे और डैमेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जब तक असल खबर आएगी, जब तक क्लैरिफिकेशन आएगी, तब तक उस ख़ानदान की या उस फ़र्द की ज़िंदगी जो है या उसका बिज़नेस जो है वो बर्बाद हो चुका होगा। तो इस संगीन तरीन चैलेंज को काउंटर कैसे कर सकते हैं और पीका तरमीमी एक्ट 2025 जो है वक्त की अहम ज़रूरत कैसे है, इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना अबरार खालिद साहब। आप सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरीज़ के ऊपर काम करते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपकी जो शोहरत है पूरी साफ़ती इंडस्ट्री के अंदर वो ये है कि आपने तोशा खाना की स्टोरी को सबसे पहले मंजर आम के ऊपर इस चोरी को लेकर आए थे, और उसके बाद जो है आला तहकीकात हुई और फिर जुर्म भी साबित हो गया। बाइज़्ज़त सहाफ़ी पीका तरमीमी एक्ट 2025 के आने के बाद क्या आप अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टिक वर्क जो है उसमें कोई ख़तरा, कोई कदगन महसूस करते हैं कि आप उसी तरीके से नई नई अछूती स्टोरीज़ के ऊपर बिला किसी खौफ व ख़तर काम करते रहेंगे? जी, थैंक यू। आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, एक तो अपने प्रोग्राम में बुलाने पर, और दूसरा इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के वजह से मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, इसको मुतनाज़ा भी बनाया जा रहा है। तो इसको थोड़ा डिस्कस मैं करना चाहता था, क्योंकि जब तक कोई प्लेटफ़ॉर्म ना हो बंदा डिस्कस नहीं कर सकता। ऐसा है कि जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है, मेरा ज़ाती काम जो सहाफ़त का है, जो मैं इन्वेस्टिगेशन करके स्टोरीज़ लाता हूँ, तो ईमानदारी से कहूँ कि मुझे इसमें कोई ऐसा सच खतरा नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि जो न्यूज़ स्टोरी होती है, सही मानों में, वो सबको जो है ना, वो खामोश कर देती है, सारे मुँह बंद कर देती है। और हाँ, अब न्यूज़ स्टोरी की आड़ में या सहाफ़त की आड़ में कोई सियासी एजेंडा पूरा करने की कोशिश की जाए या ख्वाहिश को खबर बनाने की कोशिश की जाए, तो उसमें ये कानून बिल्कुल रुकावट बनेगा, नो डाउट रुकावट बनेगा। ये जो कानून आया है, एक तो जल्दबाजी में आया है, इस बात पर मुझे इतराज़ है। और दूसरा ये है कि इसकी दो चार शिक्कें ऐसी हो सकती हैं जो आइन से मुतसादिम हूँ या इंसानी हकूक़ के आलमी चार्टर से मुतसादिम हूँ, तो उनके ऊपर बात हो सकती है। बाकी ये कि ये कानून लाने को मैं ना बदनीति समझता हूँ और ना ही कोई दूसरा एजेंडा समझता हूँ। इस कानून की, एक अच्छे कानून की ज़रूरत थी पाकिस्तान में, एक बल्कि तवील अरसे से ज़रूरत थी। वो उस पर मैं आता हूँ कि सोशल मीडिया कैसे वेपन है, क्या कर रहा है, लेकिन पहले हम ज़रा इसको देखें। जो तरामीम लाई गई हैं पीका एक्ट में, उसमें एक जो चीज़ है वो तो मतलब इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी लगती है कि राइट ऑफ अपील का एक हक छीन कर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील
का किया अच्छा, गया है। इसके ऊपर जो है ना वो आप देखते हैं कैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो भी बरमला कह रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखा कि उनको सुन रही थी इरफान सिद्दीकी साहब को भी कह रहे थे। हुकूमती वज़रा और शख्सियात जो हैं इस बात को एतराफ़ कर रही हैं कि इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन जो है वो रहती है। ऐसा नहीं है कि इसमें सुकम नहीं है, इसमें है जो एड्रेस होंगे, चूँकि अभी इसकी जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर काम होना है। जब इसके रूल्स के ऊपर काम होगा आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके साथ उन्होंने कहा है यकीन दहानी कराई कि तमाम स्टेक होल्डर्स भी उसमें जो है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने एक जो इसका जो सुकम है उसको आपने एड्रेस किया, क्या आपको लगता है कि ऐसे कुछ जो है कुछ ऐसी चीज़ें उनको जो है बुनियाद बनाकर एक ऐसी फ़िज़ा कायम की जाए कि पूरी की पूरी कानून साजी को एक मुतनाज़ा बनाकर फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाए? आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और इसके अलावा बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो एक ऐसा मंजर पेश कर रही हैं कि ये हुकूमत जो है किस कदर जो है आवाज़ें बंद करने के लिए, डिसेंट को मुकम्मल जो है कर्ब करने के लिए ऐसी चीज़ें ला रही है। तो क्या आप वो ये भूल गए हैं कि जो चेयरमैन जो इस स्टैंडिंग कमेटी का बैठा हुआ है सेनेट के अंदर, वो तो खुद जो है बैरिस्टर सलीम, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। पहले मैं आपको बताऊं कि इन तरामीम के आने से पहले पोजीशन क्या थी और चैलेंजेस क्या थे। हुकूमत को या FIA को, साइबर क्राइम विंग को चैलेंजेस क्या थे। उसमें ये होता है कि एक आदमी कंप्लीट फेक न्यूज़ चलाता है और वो फेक न्यूज़ ऐसी होती है जो बम की तरह लगती है और सिचुएशन को एकदम बदल देती है। जिस तरह के एक बंदा है, मैं सहाफ़ी भी उसको नहीं मानता, और बार बार उसके रिक्वेस्ट करने पर मैं कभी, जब वो टीवी चैनल में होता तब भी मैं उसके प्रोग्राम में नहीं गया था। उसने जब ये 24-25 नवंबर के जो मुजाहरा हुआ था PTI का, तो AI के ज़रिए उसने जिन्ना एवेन्यू की सड़क को लाल करके दिखा दिया कि ये मसाकर है और देखो ये खून ही खून है। जब बाद में तस्लीम भी किया। अगर 4 दिन के बाद आप तस्लीम करते हैं तो जो आपने डैमेज किया है उसका ज़ाला कैसे कर सकते हैं? ठीक है। अब कानूनी पोजीशन क्या थी? कानूनी पोजीशन ये थी कि FIA साइबर क्राइम विंग इंक्वायरी करता, उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाती और उस बंदे को नोटिस किया जाता 7 दिन का, चाहे 3 दिन का भी करें। इशू ये है कि जब तक आप इंक्वायरी करते हैं, जब तक आप साबित करते हैं और FIR करता है FIA साइबर क्राइम विंग, इस दौरान उसके पास जो वेपन है फेक न्यूज़ का, उसको वो बार बार चलाता है। वो इस दौरान 15-20 और फेक न्यूज़ लाकर मतलब अपने हक में हमदर्दियाँ ले लेता है और खुद अपने आपको इशू के तौर पर क्रिएट कर लेता है। जबकि दूसरे जराइम अगर हम देखें कि बंदे ने कराबरी किया है या कत्ल किया है, उसके खिलाफ FIR होती है, उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगता है, FIR होती है। FIR के बाद या तो वो बेल बिफोर अरेस्ट कराता है या गिरफ्तार होकर बेल कराता है। दोनों सूरतों में जब बेल होती है, बेल बिफोर अरेस्ट कन्फर्म हो या गिरफ्तारी के बाद बेल करवाए, तो वो ज़मानत किस चीज़ की देता है? सबसे पहली ज़मानत इस चीज़ की होती है कि मैं इस जुर्म को रिपीट नहीं करूँगा, मैं ज़मानत दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। इशू ये था कि जब एक फेक न्यूज़ चलती है, जब तक कानून अमल में आता है उस वक्त तक वो बंदा अपनी अना की तस्कीन के लिए 20-25 या इससे भी ज़्यादा फेक न्यूज़ चलाकर मुखालिफ को, मतलब हुकूमत को एकदम प्रेस कर दीवार के साथ लगा और मुआशरे के अंदर उस वक्त तक इस कदर हिजान खेजी पैदा हो चुकी होती है कि जितना मर्जी उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए सच जो है फैलाया जाए, फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाएं, फैक्ट्स फिर कोई नहीं मानता। अच्छा राना इब्रार साहब, एक और बड़ी अहम तरीन नुकता आपने जैसे 26 नवंबर को जो होने वाले वाक़यात थे उनके हवाले से फेक न्यूज़ का जिक्र किया। हम ये भी देखते हैं कि कैसे सीरिया के अंदर होने वाले जो इवेंट्स है, मसकर है, गज़ा के अंदर होने वाले जो वहशियाना बमबारी, वहाँ पे जो कत्लेआम था, उनकी तस्वीरें मिला मिलू कर पाकिस्तान के अंदर जो है एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि इस मुल्क के अंदर जी रियासत जो है अपने शहरियों के साथ ये कर रही है। उसके बाद आलमी बरादरी से ये मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं। क्या ये बदकिस्मती है कि इस जगह जो फेक न्यूज़ है उसके ज़रिए से अपने ही पाकिस्तानी शहरी जो है आलमी बरादरी से जो पहले ही तैयार बैठे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है कदगने लगाने के लिए, उनसे यही फेक न्यूज़ के ज़रिए से मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पे सैंक्शंस लगाएं? जी आप बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अहम सवाल है। देखें यही तो इशू है, ये जो सोशल मीडिया का वेपन है, ये 2004-5 में पहली मर्तबा अरब स्प्रिंग की शक्ल में इस्तेमाल किया गया था। अब लोगों को अल तहरीर चौक भूल गया है। अल तहरीर स्क्वायर जो है ना बड़ा मशहूर हुआ था। मिस्र में हुकूमत चली गई, लीबिया में चली गई, ट्यूनिस में चली गई हुकूमत, और दूसरे मुल्कों में भी काफ़ी अनरेस्ट हुआ। ये पहला तजर्बा था। शाम तबाह बर्बाद हो गया। हाँ,
اس کے بعد پھر سری لنکا میں ایک تجربہ ہوا, ابھی بنگلہ دیش میں ایک تجربہ ہوا, پاکستان میں ایک تجربہ ہوا, شام میں یہ تجربہ ہوا. یہ ایک ایسا ویپن ہے, اس کو الگوریتمس کے ذریعے باقاعدہ پلاننگ, ایک وسیع تر پلاننگ ہوتی ہے, اس کے تحت اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے استعمال ہو رہے ہیں. یہ ایسی خطرناک چیز ہے. میں نے مثال کے طور پر ایک ایکسپرٹ سے پوچھا کہ یار, میں نے کہا یہ سر یہ بتائیں کہ یہ جو 2024 کا 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا, اس میں ایک دم ایک پارٹی جو ہے نا وہ جیت کی دعوے دار بھی ہے اور اس کو بڑا ووٹ بھی پڑا, لیکن اسی پارٹی جو ہے نا کوئی ملتان اور رحیم یار خان میں بائی الیکشن ہوئے تو وہ پارٹی بری طرح ہار گئی. یہ کیوں ہے اتنا؟ اگر اس پارٹی کا ووٹر تھا تو وہ ووٹر پھر انٹیکٹ کیوں نہیں ہے؟ خاص طور پر رحیم یار خان کی, میرے گاؤں کے ساتھ والا حلقہ ہے وہ, تو وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو پاکستان پیپل پارٹی کے اسٹرانگ امیدوار وہ تھے, ان کے جو ورکر گاڑیاں وغیرہ لے کر گئے ووٹروں کے پاس, ان کی گاڑیوں پر پیپل پارٹی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے, ان گاڑیوں پر بیٹھ کر گئے اور ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ڈالائے تھے 8 فروری کو. لیکن اس کینڈیڈیٹ کی ایم این اے صاحب کی جو ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہاں پر بائی الیکشن ہوا. اور وہی لوگ جنہوں نے 8 فروری کو ایسا کہ کہتے ہیں جی دباؤ, اس میں تو دباؤ نہیں آ سکتا نا, آپ مخالف کی گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور اکیلے کمرے میں بوتھ میں جا کر آپ نے سٹیمپ لگا دی, اس میں تو کوئی انتقامی کارروائی کا شائبہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. ان لوگوں نے یہ عمل ریپیٹ نہیں کیا بائی الیکشن میں 3 مہینے بعد. میں نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں اس کی میں آپ کو سادہ الفاظ, میں نے کہا میں اس معاملے میں اے آئی کے معاملے میں سمجھ لو کہ انگوٹھا چھاپ ان پڑھ ہوں, اب ذرا مجھے سلیس سمجھاؤ. انہوں نے کہا میں سلیس اس طرح سمجھاؤں کہ سمجھ لیں کہ دسمبر کا مہینہ ہے, سخت سردی پڑ رہی ہے اور تربیلا ڈیم ہے, اس کے پانی کو ابالا دینا ہے, تو اس کے نیچے سرنگیں بنا کر بڑے بڑے ہیٹر لگائے جائیں اور وہ مطلب ایک وقت پر جو ہے نا اس کے پورے پانی کو ابالا دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اس نے کہا بالکل اسی طرح سے ہے کہ پاکستان میں 14 سے 15 کروڑ جو اینڈرائڈ موبائل یوزر ہے, جو 2 شہروں سے کنٹرول ہوتا ہے. یہ معاملہ شکاگو سے اور بنگلور سے. ان ایکسپرٹ جو میرے دوست ہیں, ویل ریکگنائز ایکسپرٹ ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کے 2 شہروں سے سوشل میڈیا دنیا کا کنٹرول ہو رہا ہے, مینیج ہو رہا ہے, شکاگو سے اور بنگلور سے. تو لوگوں کو سمجھ لیں کہ جس طرح تربیلا ڈیم کا پانی کو ابالا دینا ہے, اسی طرح جو یوتھ ہے, جو اینڈرائڈ موبائل یوزر ہے, ان کو ایسی چیزیں دکھا کر ان کی نفسیات, ان کی باقاعدہ ایک بندے کی پروفائلنگ کرتی ہے اے آئی. ایک پورا مطلب سوسائٹی کو ابالا دیا گیا اور اس پر بلینز آف ڈالر خرچ ہوتے ہیں ان کے باقول. اچھا, یہ آپ فری میں نہیں ہوتا. بڑا اہم ترین نقطہ آپ نے اٹھایا اور اس میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ جب یہی ممالک جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سوشل میڈیا جائنٹس ان کو اپنے جو ہے کانگریس میں بھی بلا کر ان کی صحیح ٹھیک ٹھاک سرزنش کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہاں یہ ریگولیشن چاہیے, یہ فیچر جو ہے آپ کا بین ہونے والا ہے, یہ ریگولیٹ ہونے والا ہے. ایک ایسی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو ٹک ٹاک بین کرنے کی بات کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ہمارا نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. یہ تو آپ دیکھیں کہ پر ایسے ممالک جب اس کو ریگولیٹ کر رہے اپنے وسائل کو یوز کرتے ہوئے, وہ سوشل میڈیا سے گستاخانہ ہیٹ مواد فوراً ہٹوا دیتے ہیں. جب پاکستان تو ڈیفینیٹلی یہ والا انفلوئنس نہیں استعمال کر سکتا, یہاں تو دفاتر ہی ان سوشل میڈیا جائنٹس کے نہیں ہیں, یہاں تو اس ٹیکنالوجی کو پھینک دیا گیا ہے. اور یہ والے قطع نظر کہ لوکل لیول کے اوپر کیا اثرات ہوں گے سوسائٹی کے اوپر, کمیونٹی کے اوپر, ہمارے اوپر تو پھینک دی گئی ہے یہ والی ٹیکنالوجی. ہم اس کو کیا ریگولیٹ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ انہیں بڑی طاقتوں کا شاخسانہ ہے, اور اس کے اوپر بلینز آف ڈالر خرچ آتے ہیں, اور جو بلینز آف ڈالر خرچ کرتا ہے اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے کہا تھا کہ یہ سارا معاملہ سی پیک سے شروع ہوا تھا پاکستان میں, اور سی پیک کو ریورس کرنا مقصود تھا. اس کے لیے امریکی سپر پاور نے $5 ارب خرچ کیے تھے پاکستان میں, اور اس کے میں نے بہت سارے ثبوت حاصل کیے تھے. کچھ پارٹس کی میں نے اسٹوریاں بھی چھاپی تھیں اس وقت. اور سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے اس ساری تبدیلی کو لانے میں, کہ جس کا مقصد تھا کہ سی پیک کو ریورس کیا جائے اور یہاں پر ایک ایسی رجیم کو بٹھایا جائے جو پاکستان کو عالمی طاقتوں کے مخصوص ایجنڈے کے لیے استعمال کرے, ایک اعلیٰ کار بنائے. جہاں تک صحافت کی بات ہے
देखें, सहाफत फेक न्यूज़ का नाम नहीं है। सहाफत फेक न्यूज़ का नाम नहीं है। जो फेक न्यूज़ देता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक और बात है, फेक न्यूज़ देने या झूठा इल्ज़ाम लगाने को सारा कोई जुर्म समझा नहीं जाता। यही बदकिस्मती है, यही हमारी बदकिस्मती है। सोसाइटी जो है उसको जुर्म नहीं समझती, सीरियस नहीं लेती है। इसको सीरियस लेना पड़ेगा कि ये जुर्म है। आप एक आदमी के गले पर छुरी फेर देते हैं जब कोई फेक न्यूज़ आप देते लोग हैं। खानदान बर्बाद करते हैं, बिजनेस जी। बर्बाद कर देते हैं, लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जी। जाती हैं, लोगों की जान दांव पे लग जाती है। और बाकी जहाँ तक सहाफत की बात है, देखिए सहाफत जो मेहनत करता है, जो तमाम चीज़ों को फॉलो करके कोई न्यूज़ स्टोरी, कोई न्यूज़ रिपोर्ट फाइल करता है, उसका सच बोलता है। जो सच होता है ना, सच अपने आप को मनवा कर रहता है। मैं आपको मिसाल दूं, तोशा खाना की स्टोरी में जब कर रहा था, तो जब ये हाईलाइट हो रही हुई, तो उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी और आईबी के जरिए मेरी इंक्वायरी करवाई गई। मैं क्योंकि इकानमी बीट करने वाला रिपोर्टर हूँ, तो हमारे जो बीट के सीनियर रिपोर्टर हैं, 12 लोगों के पास एजेंसी के लोग गए और उनसे 2-3 सवाल पूछे, 2-3 बल्कि ज़्यादा सवाल पूछे कि राना अबरार खालिद कौन है, क्या करता है, ये वो। एक सवाल था कि तोशा खाना स्टोरी के मामले में राना अबरार खालिद के पीछे कौन है। उन 12 के 12 लोगों ने एक ही जवाब दिया, इस मामले में राना अबरार खालिद के पीछे राना अबरार खालिद है। तब वो हुकूमत, जो फाशिस्ट हुकूमत थी, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। सच अपने आप को मनवा कर रहता है। जो झूठा होता है, जो चोर होता है, वो हमेशा बुज़दिल है, वो डरता है। अगर आपने सहाफत करनी है, मैं नौजवान सहाफ़ियों को कहूँगा, आप तमाम तकाज़े पूरे करें, मेहनत करें। मैंने एक स्टोरी, ये जो हेस्ट कहते हैं, मैंने 2.5 साल लगाए, स्टोरी बेकार नहीं हुई, बल्कि पहले से ज़्यादा जो है वो मुअस्सर होकर उसने दुनिया में अपना असर किया। मतलब यहाँ ये जो तोशा खाना की स्टोरी, यहाँ का मामला अमेरिका तक पहुँचा है। अब एक दिन खबर चल रही थी, मैं देख रहा था, फिर मैंने नेट पर भी चेक किया, तो अब जो बाइडन जो सुबकदोश सदर हैं अमेरिका के, उनको मिलने वाले तहफ़ की काउंटिंग की जा रही है, उसका वो किया जा रहा है। मैंने देखी है तो यहाँ से इंस्पायर होकर, तो इस तरह की सहाफत जब करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनल भी होगा, रीजनल भी होगा, लोकल भी होगा। राना साहब, चूंकि आप इकॉनमी की बीट करते रहे हैं, तो आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि जब एक मुल्क के अंदर से एक जो है माफिया, एक सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है, ये कंटिन्यूअस एक प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाए कि झूठ जो है वो सच लगने लग जाए, कभी कहे कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, कभी कहे जी पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, कभी कहे जी पाकिस्तान तो जी बांग्लादेश बनने वाला है। जब इस किस्म की जो फेक न्यूज़ है वो फैलाई जाए, झूठ को सच साबित किया जाए, और आपके कुछ ये वाला जो माफिया है बाहर बैठ के भी ऐसे ऐसे अकाउंट चला के पाकिस्तान के खिलाफ ही हर्जा सराई कर रहा हो, क्या दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी? कोई भी बिजनेसमैन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार होगा? कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है इस फेक न्यूज़ के बिना के ऊपर, नहीं जी इकॉनमी में तो कुछ नहीं हो रहा है, इकॉनमी तो कोलैप्स हो गई है, यहाँ तो जी बड़ी महंगाई है, तो क्या होगा फिर? क्योंकि इकॉनमी सेंसिटिव इशू है, हर मुल्क की इकॉनमी का एक सेंसिटिव इशू है कि ये आपके हाथ में है कि आप जब ये कहते हैं कि इकॉनमी डिफ़ॉल्ट करने वाली है, तो ख़ुद आप डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे होते हैं, इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट कराना चाह रहे होते हैं। ये सारा, क्योंकि इकॉनमी का जो खेल है, ये परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन जितना अच्छी होगी, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर आएगा, उतना ज़्यादा इकॉनमी ग्रो करेगी। आप परसेप्शन को जब नेगेटिव बनाते हैं, तो इट्स मीन कि आप इकॉनमी को जिस शाख पर बैठे हैं उसी के ऊपर कुल्हाड़ा चला रहे हैं, और बदकिस्मती से ये कुल्हाड़ा चलाया गया। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पर इसके हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम किए। हमारा ये मुतालबा रहा कि इसको, एक तो इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जाए, इकॉनमी एक सेंसिटिव इशू है, इसके साथ खिलवाड़ बंद किया जाए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कम अज़ कम कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस तरीके से एफर्ट की गई, एक तरीके से प्रोपेगेंडा की एक साइड पर, दूसरी साइड से एफर्ट की गई। IMF को खतूत लिखे गए कि आम अल्फाज में यही कहता है कि आप कर्जा ना दें। वो टेक्निकल तरीके से खेल रहे थे कि जो सरप्लस डिसाइड हुआ है NFC के शेयर में से, हम वो सरप्लस नहीं देंगे। इट्स मीन के हम जो बंदोबस्त है इकानमी का, उसको डिसोन कर रहे हैं, लिहाजा आप प्रोग्राम को रोक दें। तो सही था जो एनालिस्ट कह रहे थे कि PTI के लोगों ने, जिसमें ये मोहसिन लिगारी भी शामिल थे, और वो झगड़ा, तैमूर झगड़ा,
نے بھی خط لکھا تھا, مزمل بھی شامل تھے, یہ سارے لوگ, اور شوکت ترین نے ہی کالیں کی تھی خط لکھوانے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا غداری کے, کیونکہ سرٹیفکیٹ بہت بانٹے جا چکے ہیں, لیکن یہ سیریس ایشو ہے, اس کو پروب ہونا چاہیے تھا. رانا صاحب, آپ کے ساتھ بڑی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ نوجوان صحافیوں نے آپ سے کچھ جو ہے سیکھا ہوگا, اور آپ کے صحافتی ورک سے انسپائر ہو کر جو ہے ایسی انویسٹیگیٹو سٹوریز آگے بھی جو ہے لوگ لاتے رہیں گے, انسپائرڈ بائی یور ورک. تو اسی کے اوپر جو ہے آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا, اور ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ جو سچ ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ, اپنی تابناکی کے ساتھ اپنے آپ کو جھوٹ کے سامنے منوا لیتا ہے. تو اگر کسی نے واقعی میں صحافت کرنی ہے اور سچائی کو سامنے لانا ہے, فیکٹ بیسڈ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنی ہے, جس کے اندر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی بجائے اپنی اوپینین لوگوں کے اوپر امپوز کرنے کی بجائے لوگوں کے اوپر دھونس دھمکی کے ذریعے سے, ٹرولنگ کے ذریعے سے, اور لوگوں کی ہراسمنٹ جو ہے سائبر ہراسمنٹ کرنے کی بجائے ایکچوئل میں جو صحافت ہوتی ہے اس کو کوئی خطرہ جو ہے کسی بھی قسم کی قانون سازی سے نہیں ہے, چاہے وہ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 ہو یا کسی بھی قسم کی سوشل میڈیا ریگولیشن ہو. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.